नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस के सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे डेटाबेस को, यानी मंगो डीबी डेटाबेस को कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम उसके साथ आगे काम कर सकें। मंगो डीबी हम लोग डेटाबेस जब कनेक्शन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग मंगो डीबी के साथ काम नहीं करेंगे। हम लोग एक है ना एक बीच में ना एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, एक ORM यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं। तो वो है मंगूज़, वो मंगूज़ का इस्तेमाल करेंगे और मंगो डीबी के इंस्टॉलेशन पे। तो आपको मंगूज़ बेसिकली क्या करना होगा, ये देखिए ये ODM है, इसका फुल फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। ODM सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमको टेबल स्ट्रक्चर जैसा दिखाएगा। है नहीं मंगो डीबी टेबल स्ट्रक्चर में, लेकिन लगभग जो RDBMS पढ़ के जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये वाला काम आसान हो जाता है। तो मंगूज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इंस्टॉल करके मंगो डीबी के ऊपर, यानी मंगो डीबी बेसिकली डेटाबेस होगा लेकिन उसको ऑपरेट मंगूज़ करेगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको ना करने के लिए एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल ही कर लेते हैं जो कि डेस्कटॉप पे होगा। तो यहाँ पे है ना हम लोग कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं, ओपन पावर सेल हेयर, और उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और इस ऐप का नाम क्रड रखेंगे। क्रड का फुल फॉर्म होता है CRUD। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ये 4 काम सीखना भी हमको, क्रिएट करना डेटाबेस में रखा हुआ डेटा को रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, इसलिए इसका नाम क्रड है। तो क्रड ऐप ऐसे नाम रख लेते हैं, डैश ऐप ऐसे नाम रख, ठीक है। कैपिटल लेटर यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए आप इसको डैश ऐप लिख सकते हैं। तो आप क्रड का एप्लीकेशन का नाम क्रड ऐप रख लिया है, और उसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो आपको पता है वही है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन होने देते हैं, तब तक हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये मंगो डीबी को एलिगेंट बना देता है। मंगो डीबी का स्कीमा वाइज, यानी कह सकते हो कि मंगो डीबी का जो टेबल है, उसका जो डेटा स्टोर करने का जगह है, वो सबको अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है मंगूज़। तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन खोले तो उसमें बहुत कुछ है, जिसमें से आपको बताया जाएगा स्कीमा क्या होता है। तो बेसिकली स्कीमा वो ढांचा है, वो आर्किटेक्चर है, वो एक तरह का कलेक्शन है जो कि है ना एक टेबल को डिज़ाइन करता है। एक तरह के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो टेबल बनाते हैं उसको डिज़ाइन करता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से नहीं, यहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे मंगूज़ का वो बता रहा है, किस तरह से कनेक्शन होगा। तो ये कनेक्शन का तरीका है जो कि आपको मंगूज़ डॉट कनेक्ट नाम से फंक्शन चलाना होता है। ये मॉडल है, जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो उसका एक मॉडल बनाएंगे, और वो मॉडल इस तरीके से बनेगा। वो एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। पहले आपको स्कीमा बनाना है, फिर उससे उसका मॉडल बनाना है, और उस मॉडल को फिर इस्तेमाल करना है फॉर इंसर्शन, क्रिएशन, अपडेट एंड डिलीट। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्कीमा तैयार करेंगे। स्कीमा में क्या इन्फॉर्मेशन होगा, स्कीमा में वो बातें होंगी कि कौन सा कॉलम रहेगा, किस डेटा टाइप का कॉलम रहेगा, उसमें डेटा कौन किस तरह का जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कीमा में होगी। उस स्कीमा के आधार पे हमको मॉडल बनाना है। जब हम मॉडल बना लेंगे तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप बहुत सारी अलग अलग फंक्शन जो मंगूज़ के आते हैं वो क्वेरी के तौर पे चला सकते हैं। जैसे देखो, ये मॉडल का नाम हो गया यहाँ पे टास्क डॉट फाइंड। ठीक है, तो ये फाइंड कर रहा है साइज जिसका स्मॉल हो, जिसको क्रिएट किया गया हो इसी साल, 1 साल पहले क्रिएट किया। उस तरीके से हम लोग क्वेरी बना सकते हैं। क्वेरी बेसिकली एक रिक्वेस्ट होता है जो डेटाबेस को हम लोग पुट करते हैं, डेटाबेस को देते हैं क्वेरी, उसी के आधार पर वो हमको डेटा देता है। जैसे डेटा बहुत सारा है, मान लो कि हम ये चाहते हैं कि डेटा वही आए जिसका एज 18 है, तो हम क्या लिखेंगे, हम नॉर्मली SQL क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नाम होता है यहाँ, वेयर, और उसके बाद एज इज इक्वल टू 14। तो ये इस तरह से क्वेरी दी जाती है, और इसी तरीके से क्वेरी यहाँ पर हम लोग SQL में भी, ये सॉरी मंगूज़ में भी रन कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है, देख लो। अब हम लोग आगे का काम करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि क्रड एप्लीकेशन में VS कोड में ओपन कर लेते हैं। VS कोड में ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमको चाहिए होगा वो मंगूज़ चाहिए होगा। मंगूज़ हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे npm i, यानी इंस्टॉल, आई का शॉर्ट में इंस्टॉल भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो, मंगूज़।
ठीक है, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। तो आप यहाँ पे क्विक गाइडलाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। फिर से रिपीट करके दिखा देते हैं, देखो डैश डैश सेव एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इसको package.json में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम एंटर करेंगे और इसको इंस्टॉल होने देंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट में अब एक और पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, इसका नाम है मंगूज, ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब हम इसमें कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए कनेक्शन करने का क्या तरीका है वो समझिए। कनेक्शन करने के लिए ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, वो ये है कि आप है ना मंगूज को पहले इंपोर्ट कर लेंगे, फिर उससे स्कीमा बनाएंगे, या फिर कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आसानी से समझने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने ऐप फोल्डर के अंदर में जहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक फ़ोल्डर बना लो, या डायरेक्ट कोई फ़ाइल बना लो कनेक्शन का। तो जो बेसिकली जैसे page.js है, इसी तरीके से एक फ़ाइल बना लेते हैं कनेक्ट। ध्यान रहे इंपोर्ट कराना है तो उसका पहला कैपिटल होगा, लेकिन JSX मत डालो क्योंकि इसमें कोई HTML का कोड लिखने वाले नहीं है हम, इसलिए JS सही रहेगा। तो connect.js जो है वो एक कनेक्शन फाइल होगा, जहाँ जहाँ हमको डेटाबेस को कनेक्शन चाहिए होगा वहाँ वहाँ ये फ़ाइल को बुला लेंगे, या फाइल में रखा हुआ फंक्शन को बुला लेंगे। तो बेसिकली हम इसके अंदर में फंक्शन ही बनाएंगे जो कि बेसिकली कनेक्शन का ध्यान रखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना लेते हैं और इसका नाम कनेक्ट रख लेते हैं। जिस ये आप क्या हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया। अब आप इसके अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी बात समझ लो, आपको ये फंक्शन को असिंक्रोनस करना पड़ेगा। असिंक्रोनस करने के लिए आपको सिर्फ एक कीवर्ड आगे लगा देना है पैरामीटर से पहले, असिंक, ठीक है, ASYNC, बस असिंक, ठीक है। अब आपका ये फंक्शन जब भी चलेगा तो ये असिंक्रोनस यानी बेसिकली प्रॉमिस होता है। आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे हम कि कैसे काम करता है। बस समझिए कि ये फंक्शन प्रॉमिसेबल हो गया। प्रॉमिस मतलब ये जावास्क्रिप्ट हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि ये फंक्शन को एनी हाउ हम चलाएंगे, आप जब कहेंगे तब। तो बेसिकली इस तरीके का कंसेप्ट है प्रॉमिस का, वो आपको हम धीरे धीरे समझा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्शन करने का कोशिश करेंगे। अगर कनेक्शन करने की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि कनेक्शन में कई बार एरर आ सकता है, इसलिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोगों को नहीं पता ट्राई कैच क्या होता है उनके लिए थोड़ा समझिए। जब कोई हम प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम चलने के बाद अगर कोई एरर आता है तो उसे एरर नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। जब हम अपने प्रोग्राम को चला रहे हैं तब एरर आ गया, चलाने टाइम एरर आ गया तो उसे एरर कहेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम चल चुका है, प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है, तब एरर आ जाए तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्शन। इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि तुम घर से निकले और तुम्हारा गाड़ी पंचर है, तो इसका मतलब तुम चले ही नहीं थे, तब उससे पहले ही पता चल गया क्या गलती है, क्या दिक्कत है, तो उसे एरर कहेंगे। लेकिन अगर तुम चल चुके हो और कुछ दूर जा चुके हो और तब जाकर तुम्हारा गाड़ी पंचर हो जाए तो इसे एरर नहीं कहेंगे, इसे एक्सेप्शन कहेंगे। तो अगर हम प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है और बीच में कोई एरर आ जाए तो उसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। जिससे बचने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग समझना होता है। हर लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रावधान है, सी छोड़कर, सी में नहीं है। लेकिन अगर हम कोई लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग देखना चाहते हैं तो आपको जो हाँ शक है कि कहाँ पे एरर आ सकता है वो आपको जगह पता होगा। हो सकता है आपको पता है गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आगे, तो आप उसके लिए प्रिडिक्शन करते हो कि यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। जो भी दिक्कत वाला कोड है, जो भी एरर देने वाला कोड है, उसको ट्राई नाम के इस ब्लॉक में डालना है। ट्राई लिखकर कर्ली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लिख देना है जिसमें एरर आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कनेक्शन कर रहे हैं हम, और इस कनेक्शन में अगर मान लो कि कल को एरर आ जाए तो हम इसको ट्राई में पहले ही डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कल फ्यूचर में कभी भी एरर आया तो ये ट्राई के अंदर एरर आने से वो हमको हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो हम ट्राई के अंदर में लिखते हैं रिटर्न, और देखो असिंक को ऊपर लिखा है तो उसके हर रिस्पॉन्स होगा अवेट, अवेट लगाकर कीवर्ड लगा के शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे मंगूज को इंपोर्ट करेंगे जो कि इंपोर्ट नहीं है। देखो ऊपर में इंपोर्ट करने का जो तरीका है ये नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखना होगा इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज, इस तरीके से। तो ये मंगूज, और हम आपको दिखाई भी थी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कि कनेक्शन कैसे होता है।
आप यहाँ कनेक्शन को देखो, मंगूस डॉट कनेक्ट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे मंगूस डॉट कनेक्ट। अब आप कनेक्शन में यहाँ पे URL देखिए आपको क्या कर रहा है, URI डालिए। URI कहाँ से लाएंगे, तो URI आप अपने MongoDB के कंपास को खोलिएगा, तो आपको यहाँ URI नज़र आ रहा है। इस URI को कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद ये URI यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा स्ट्रिंग में, हो गया। तो ये जो आपका URI है ये कनेक्शन URI है जो कि आपको MongoDB देता है, वो आपको बस उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अगर कनेक्शन मान लो किसी वजह से मान लो कि कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो तुरंत ट्राई क्या करेगा, ट्राई पकड़ लेगा कि क्या एरर होगा, उसको ट्राई क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा। कैसे, उसके लिए एक सेगमेंट बनाना होगा कैच। कैच क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को अगर हुआ एक्सेप्शन तो, अगर नहीं हुआ तो ट्राई जैसे वैसे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्सेप्शन ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन हो जाता है तो तुरंत वो कैच को थमा देगा, कैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा। किसको पकड़ेगा, एक्सेप्शन को पकड़ेगा, क्या गलती है। तो वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे इसके पैरामीटर में नाम लिखो, एक्सेप्शन नाम लिखो या कोई और नाम लिखो। वो एक्चुअल में स्टोर क्या करेगा, उसमें एक्सेप्शन क्या एरर है उसका इन्फॉर्मेशन, एरर का इन्फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंडर कर देंगे। अगर मान लो कि किसी वजह से एक एक्सेप्शन आ जाता है तो कम से कम यूज़र को तो पता चलना चाहिए कि क्या एक्सेप्शन में एरर आया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एरर को दिखाने के लिए, एरर को फेंकने के लिए किसकी तरफ, यूज़र की तरफ, उसको कहते हैं थ्रो। तो थ्रो और उसके बाद न्यू और एरर, मतलब इसका हो गया कि हम जब एरर आया तो हम थ्रो कर दिए, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो कर दिए क्या, एरर किसकी तरफ, यूज़र की तरफ। तो वो एरर यूज़र को दिखेगा। तो आप यूज़र के लिए एरर क्या लिखना चाहते हो, डाटाबेस कनेक्शन फेल्ड, डाटाबेस कनेक्शन फेल्ड, हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इस पेज से ये वाला फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हो गया। पूरा का पूरा कनेक्शन का कोड इतना ही सा। लेकिन ट्राई कैच नहीं लगाने से भी आपका कनेक्शन होगा, लेकिन जब काम कर रहा होगा तो सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा होगा। लेकिन जब काम नहीं कर रहा है तो आपको कभी बताएगा ही नहीं कि एरर है, क्योंकि वो हैंडल करने का तरीका नहीं है। इसलिए ट्राई कैच लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हर वो जगह पे, जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं, अगर आप है ना कोई डिवाइड करने का प्रोग्राम बना रहे हो और उसको 0 से डिवाइड कर दिया, नॉर्मल डिवाइड करने का प्रोग्राम आप बना दिए, लेकिन डिवाइड करने का केस एक 0 से डिवाइड करने का भी हो सकता है। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब ये अनडिफाइंड स्थिति को हम लोग एक्सेप्शन स्थिति कहते हैं। 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सब ठीक काम कर रहा होगा, लेकिन जैसे हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। जैसे वो 0 से डिवाइड करेंगे वो कहानी ख़त्म। उसके बाद हमको चाहिए ट्राई कैच, ठीक है। तो ट्राई सेगमेंट वो जगह है जहाँ एरर हो सकता है, वो वाला कोड लिखो। और अगर एरर हो गया तो कैच काम करेगा, और कैच में जो भी एरर आएगा वो पास होकर, आप चाहो तो ये को दिखा भी सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लिखा होगा, मैसेज लिखा होगा, अपना मैसेज भी लिख सकते हो जैसे हमने लिखा, ठीक है। कंप्यूटर भी जनरेट करता है एरर मैसेज, और हम भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप लोकल होस्ट कॉलन लगाए हो, यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी करके लोकल होस्ट ही आया। हमारा प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, सॉरी, अच्छा इसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं ये फ़िलहाल के लिए इसको npm रन देव कर देता हूँ ताकि ये प्रोजेक्ट रन कर जाए। देखिए ये प्रोजेक्ट रन कर गया, लेकिन आपका डेटाबेस कनेक्शन बनाने से सिर्फ काम नहीं होगा। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हमको डेटा में क्या स्टोर करना है। सपोज दैट मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इसका नाम read.txt लिख लेते हैं। कुछ जानकारी यानी डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ डालेंगे। तो हम करने वाले क्या हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि ये एक फ़ोन बुक नाम का डेटाबेस का टेबल हो, इमेजिन करो। और उसके अंदर, जैसे मैं MS पेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं पेंट खोल लिया। अब पेंट में इमेजिन करने वाली बात है कि मानो कि मैंने एक ऐसा टेबल कंटेनर बनाया है। इमेजिन करो ये होता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में 3 कॉलम है, एक कॉलम आईडी का है, दूसरा कॉलम नेम का है, और तीसरा कॉलम कॉन्टैक्ट का है। इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। मानो इमेजिन करो कि ये तुम्हारा एक आईडी है जो यूनिक होगा। हम सब जानते हैं कि एक आईडी प्राइमरी की होता है,
इसी तरीके से यहाँ पे भी प्राइमरी की का प्रावधान है। इस तरीके से नेम होता है और मान लो कॉन्टैक्ट है, इस तरीके से। और हम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस के तौर पे टेबल में, तो यहाँ टेबल स्कीमा तो नहीं होता, इसलिए मंगोस डीबी से हम लोग अपना काम निकालेंगे। मान लो आईडी है, वो कुछ भी है, उससे क्या मतलब हमको, कुछ भी है छोड़ दो, ठीक है, कुछ भी है। नाम है एकॉन, और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मान लो कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरा नाम, इसका आईडी कुछ भी हो सकता है, और इसका नाम जो है वो भी है बीकॉन, ठीक है। और इस तरीके से उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ये देखो। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ 2 यूज़र का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिए, इसी तरीके से कई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो तरीका है, ये जो ढांचा आपको दिख रहा है, ये आता है एसक्यूएल का स्ट्रक्चर में। टेबल ढांचा बोलते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्कीमा का नाम क्या है, टेबल कॉलम रो कॉलम में स्टोर करना। बट जब हम लोग मंगो डीबी में डेटा स्टोर करते हैं तो ये रो कॉलम में स्टोर नहीं होता है। ये कैसे स्टोर होता है वो बता दें आपको। तो ये होता है एसक्यूएल में स्टोरिंग का तरीका। लेकिन जब नो एसक्यूएल की बारी आती है, जब नो एसक्यूएल की बारी आती है, यानी कि आपका नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट जैसा एरे बन जाता है, देखिए कैसे कैसे स्टोर होता है। उसमें बड़ी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और उसमें आ जाता है आईडी, पहला प्रॉपर्टी, सॉरी आईडी, क्यों नहीं लिखा रहा है, आईडी कॉलन, मान लो ये वाला आईडी है उसका, उसके बाद नेम कॉलन एकॉन नाम है उसका, ठीक है, और कॉन्टैक्ट मान लो उसका वो कुछ और है, ठीक है। अब उसके बाद फिर कॉमा रहता है, और फिर कॉमा के बाद फिर नया ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद उसका आईडी कॉलन, फिर आईडी रहता है, फिर नेम। आपने देखा ना ये टू डू टास्क में मैंने ऐसे ही कुछ डेटा स्टोर बनाया था। तो जो बीकॉन और उसके बाद कॉन्टैक्ट, और उसमें कॉन्टैक्ट कुछ है, ठीक है। और सपोज दैट कि ये बहुत सारा है, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीके से स्टोर करता है नो एसक्यूएल, यानी मंगो डीबी जो डेटा स्टोर करता है वो इस तरीके से डेटा स्टोर करता है। लेकिन जब हम लोग एसक्यूएल की बात करते हैं, माई एसक्यूएल की बात करते हैं, या फिर हम लोग आरडीबीएमएस की बात करते हैं, तो वो उस तरीके से डेटा स्टोर करता है। दोनों का स्कीमा में यही अंतर है। लेकिन ये वाला स्कीमा को उस वाले स्कीमा जैसा डिज़ाइन देने का काम मंगूस करेगी। तो मंगूस आपको स्ट्रक्चर ऐसा बना देगी कि लगेगा आप टेबल जैसा काम कर रहे हो, लेकिन टेबल में स्टोर डेटा नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता है। लेकिन जो लोग आरडीबी से जा रहे हैं वो मंगूस का इस्तेमाल करके आराम से उसको टेबल जैसे स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। तो वैसा मॉडल तैयार करने के लिए आपको मंगूस का मॉडल बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में ऐप नाम के फोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर बना लो मॉडल्स। हम सब जानते हैं ना कि कोई भी फोल्डर राउट नहीं बनेगा जब तक उसके अंदर page.js ना बनेगा, है ना। वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता है, इसलिए हम आराम से बना सकते हैं कोई फोल्डर। जब तक उसके अंदर page.js नहीं डालेंगे तब तक वो एक्सेसिबल ही नहीं है। अब उस मॉडल के अंदर में क्या करेंगे, तो उस मॉडल के अंदर में कोई डेटा जो स्टोर कर रहे हैं वो डालेंगे। तो हम इसका नाम क्या रख लें, वी कार्ड रख लेते हैं, वी कार्ड विजिटिंग कार्ड, ठीक है। .js जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो इसमें क्या बनाना है हमको, स्कीमा बनाना है और मॉडल बनाना है। हम आपको बताएं पहले स्कीमा बनेगा फिर मॉडल बनेगा। कनेक्शन तो हर जगह रहेगा, उसलिए कनेक्शन अलग है। तो पहले हमको स्कीमा या मॉडल को तैयार करने के लिए पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे मॉडल्स नाम का। उस फोल्डर के अंदर में फाइल बना लेते हैं जो भी मॉडल का नाम रखना चाहते हो, जैसे वी कार्ड, तो मैंने वो बना दिया। अब हम लोगों को स्कीमा तैयार करना है। तो देखो स्कीमा बनाना बहुत आसान है। क्या करना होगा, पहले तो अपना मंगूस बुला लो, इम्पोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, ठीक है। ये मॉडल, ये आपका क्या नाम है, ये आपका पैकेज का नाम है, और ये आप वेरिएबल का नाम सपोज करते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप स्कीमा तैयार करोगे। तो जिस चीज़ का स्कीमा बन रहा है उसके नाम के साथ स्कीमा वर्ड जोड़ दो। जैसे अभी वी कार्ड स्कीमा, वी कार्ड स्कीमा हो गया। तो क्या अगर हम टीचर का स्कीमा बना रहे हैं तो क्या नाम होगा यहाँ पे, टीचर स्कीमा। अगर हम स्टूडेंट का बना रहे तो स्टूडेंट स्कीमा, प्रोडक्ट बना रहे तो प्रोडक्ट स्कीमा, एडमिन बना रहे एडमिन स्कीमा। कोई भी जो नाम हम सोचेंगे उसके साथ स्कीमा वर्ड जोड़ देंगे। ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन देखने वाले को तुरंत पता चल जाएगा स्कीमा है कि नहीं। उसके बाद आगे क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे। अब हमको बताओ जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड कब लगता था, बताओ। थ्योरी में जब हम लोग पढ़ रहे थे
तो न्यू कीवर्ड तब लग रहा था जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रक्शन फंक्शन बना रहे थे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन याद है, जिसका पहला कैपिटल हो और न्यू कीवर्ड लगे, भूल गए? चलिए, इसके लिए आपको यहाँ पे मॉड इंपोर्ट करना होगा, वो ऊपर वाला मंगूस डॉट स्कीमा। देखो इसका पहला कैपिटल हुआ, मंगूस तो उसका वेरिएबल लाइब्रेरी का नाम है, डॉट स्कीमा, एस कैपिटल, एस नहीं स्मॉल करना है। उसके बाद फंक्शन है तो छोटी ब्रैकेट, लेकिन हम लोग उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब पहला चीज़ क्या डालना है, उसके कॉलम का नाम। इमेजिन करो, देखो यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो है आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मंगो डीबी अपने आप आईडी बना के आपको दे देगा, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको बाकी कॉलम के बारे में सोचना है। तो बचा कितना कॉलम, 2। पहला का नाम नेम, तो आपको क्या करना है, मॉडल में पहला नाम नेम डाल देना, नेम कॉलन, और उसके बाद आपको इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है फिर से ऑब्जेक्ट में ही। तो पहले बताना है किस डेटा टाइप का होगा, टाइप। आपको क्या लगता है किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग, एस कैपिटल, स्मॉल नहीं, इसको स्कीमा टाइप कहते हैं, ये आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए स्कीमा टाइप, आप इसमें क्लिक कीजिए, आराम से जाइए, समझिए। देखिए स्कीमा टाइप में क्या क्या बातें हुई हैं, कितने तरह का स्कीमा हो सकता है। स्ट्रिंग के अलावा क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट, बफर, बुलियन, पिक्स, ऑब्जेक्ट आईडी, एरे, डेसिमल 128, मैप, स्कीमा, UII आईडी जो यूनिक आईडी होता है उसके लिए, बिग INT, इतना स्कीमा हो सकता है। स्कीमा मतलब डेटा टाइप, स्कीमा टाइप, यहाँ पे स्कीमा का है इसलिए स्कीमा टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे आपने टाइप में क्या लिखा, पहला स्ट्रिंग, इसके बाद उतना बड़ा लिस्ट है, आप कोई भी डाल सकते हो लेकिन ज़रूरत के अनुसार। अब देखो क्या है कि नाम जो है वो रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, बिना नाम डाले चलेगा नहीं, तो आपको लिखना होगा रिक्वायर्ड ऐसे ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, बस हो गया। नाम में क्या क्या हुआ, किस टाइप का होगा, और उसका एट्रीब्यूट क्या डाले कि रिक्वायर्ड होगा, खाली नहीं रख सकते, डालना ही पड़ेगा। दूसरा कॉन्टेक्ट है, ये था ना। दूसरा डेटा टाइप क्या रखें, देखो टाइप, आप नंबर मत रखिए, क्यों नंबर नहीं रखिए इसकी वजह बताते हैं आपको। +91 लगाते हैं कॉन्टेक्ट में, तो प्लस जो है ना स्ट्रिंग में आता है, इसलिए इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं। कभी और कोई और डेटा टाइप यूज़ करना होगा तो करेंगे। रिक्वायर्ड ट्रू हो गया, तो बन गया स्कीमा आपका। कितना आसान था, यही है स्कीमा। तो हम इसमें कमेंट ऊपर में लिख दें, स्कीमा क्रिएशन। आपको तो कोई टफ नहीं लग रहा है, आप क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे जिसमें का कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन नाम लिखने का तरीका हमेशा ऐसे रखो कि मॉडल का नाम प्लस स्कीमा वर्ड। तो वी कार्ड स्कीमा इज इक्वल टू, और उसके आगे न्यू कीवर्ड लगाओ, न्यू कीवर्ड के बाद मंगूस जो ऊपर में इंस्टॉल है उसको इंपोर्ट कर लो, और डॉट स्कीमा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जितना कॉलम देना है, आईडी को ध्यान नहीं देना है, जितना कॉलम देना है उतना कॉलम डाल दो। बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब इसका मॉडल बनाएंगे, देखिए मॉडल बनाना होगा, ठीक है। स्कीमा से क्या बनेगा, मॉडल बन जाएगा। तो मॉडल कुछ नहीं है, मेहनत, स्कीमा को डालो मॉडल बन जाएगा। तो बना भी लेंगे और एक्सपोर्ट भी कर लेंगे एक साथ। देखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मंगूस डॉट मॉडल। देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पे गलती हमेशा लोग करते हैं, वो क्या है, यहाँ पे मॉडल्स लिखना है, मंगूस डॉट मॉडल्स, एक से ज़्यादा मॉडल होगा इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। और उसके बाद आप क्या नाम रखना चाहते हो अपने मॉडल का, तो वी कार्ड। अगर नहीं है, हम सब जानते हैं कि अगर फॉल्स हो गया तो और काम करता है, सेकंड नंबर अपने आप इटरेट होगा। अगर नहीं है तो बनाओ, अगर है तो इंपोर्ट करो। ये दोनों एक ही लाइन में हो गया। क्या लिखना होगा, मंगूस डॉट मॉडल, और क्या नाम रखना चाहते हो मॉडल का, तो ये बड़ी स्ट्रिंग में बताओ, और उसके बाद स्कीमा बता दो, वी कार्ड स्कीमा। देखो दोनों चीज़ हो गया। क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा, एक्सपोर्ट करो मंगूस डॉट मॉडल्स डॉट वी कार्ड को। अगर नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अभी है तो अनडिफाइंड, नहीं होगा तब तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसी जस्ट बगल में क्या लिख दिया, बना दो। क्या बनाओ, मंगूस का मॉडल बनाओ। किस नाम से बनाओ, वी कार्ड नाम से बनाओ। किस स्कीमा पे बनाओ, वी कार्ड स्कीमा पे बनाओ। बस इतना सवाल। अगर बना हुआ होगा पहले से तो बनाएगा नहीं और इधर वाला काम नहीं करेगा। हम सब जानते हैं अगर ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा तो ये वाला चेक नहीं होगा, ये ना जावास्क्रिप्ट कोड है। अगर ये वाला फॉल्स हुआ तो ये वाला काम कर जाएगा। यही है, इफ एल्स लगाने से अच्छा है, इजी तरीके से। तो ये बन गया आपका मॉडल, स्कीमा दोनों यहीं पे है। तो
यहाँ लिख देते हैं क्रिएटिंग मॉडल एंड एक्सपोर्टिंग इट। ठीक है, स्कीमा ऊपर बना, मॉडल बन के एक्सपोर्ट हो गया, दोनों काम यहीं पे हो गया। अब आपको जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसके ऊपर ये सब मॉडल और स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, स्कीमा पे आपको यूज़ नहीं करना, स्कीमा एक ही बार बनेगा, हो गया। अब आपको मॉडल यूज़ करना। देखिए धीरे धीरे चीज़ें टर्म है, टर्म आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, लेकिन पहला काम ये करना है कि आप अपना page.js को चेंज कर देते हैं। तो हम इसको पूरा मिटा देते हैं और अपने हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉन्स्ट पेज। हालांकि आप इसको एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट, फंक्शन और उसके बाद पेज इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब आपको पूरा का पूरा ये बता दें कि हेडर, फुटर वगैरह वगैरह सब हम बनाएंगे, आपको दिखा देते हैं, हम सब करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट के लिए अलग फोल्डर बना लेंगे, है ना, ये सब पढ़ा है हम लोग, कंपोनेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट में हेडर पहला कंपोनेंट, उसी में यहीं पे फुटर अगर होगा तो जब डालेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही। तो हेडर बेसिकली अभी हमको चाहिए इसलिए हेडर डाल दिया, कॉन्स्ट हेडर। देखिए रिटर्न, अब एक में डिव क्लास नेम और ये फ्लिक्स -1 bg -till 600 px3 py2 हो गया। इसके अंदर में फिर एक h1 और यहाँ पे लिख देते हैं CRUD ऐप, ये टाइटल हो गया। क्लास नेम text-white text-2xl फॉन्ट -bold। ठीक है, ये कंटेनर का वाला जो स्थिति है 3 को बढ़ा के 5 6 7 8 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरह का हेडर बन गया, इसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, बिना एक्सपोर्ट किए इंपोर्ट कभी नहीं करना, नहीं तो एरर है। कोई चीज़ भेजा नहीं, वो पहुँच कैसे गया, सीधी बात है। एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट, और ये एकदम अच्छे से हम बताया। अब आपको इसको कहाँ डाल देना है, लेआउट में डाल देना है। कहाँ, चिल्ड्रन वाले कर्ली ब्रैकेट से पहले, बॉडी के बाद हेडर, ये वाला हेडर। ध्यान से देखना कौन कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर गलत इंपोर्ट किया तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो टाइटल तुम देख रहे हो ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, तुम इसको चेंज कर सकते हो अपने अनुसार। तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं CRUD ऐप बाय CWS। ठीक है, हो गया। अब आपको अपने page.js में आना, अपना काम करना है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे एक डिवीज़न बनाएंगे, px10 फ्लिक्स1, ये आपका कंटेनर हो गया। इसके अंदर में आप क्या करेंगे, तो क्लास लगाएंगे और लिखेंगे w-1/4, मतलब 4 में से 1 भाग। अब यहाँ फॉर्म बना लेंगे, HTML का फॉर्म, जो कि आपको इंसर्ट करेगा कोड, वो डेटा को कहाँ, VS कोड में। तो हम फॉर्म टैग, एक्शन होता है हम सब जानते हैं, फॉर्म में एक्शन होता है। मेथड हम सब जानते हैं, मेथड होता है। पोस्ट HTML में सीखा है ना। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिवीज़न, क्लास नेम, मार्जिन बॉटम 3, और यहाँ पे थोड़ा सा लेबल। एक बात याद रखो, जो नॉर्मल HTML टैग होता है उसमें लेबल में कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे लिख देंगे कि चलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 HTML लिखना पड़ता है। HTML4 किसके लिए बना रहे हो लेबल, ये बताना पड़ता है। JSX में ये स्ट्रिक्ट है, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो नाम, नेम के लिए बना रहे तो नेम लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे इनपुट टाइप, हम सब जानते हैं इनपुट टाइप, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये जैसे बंद भी हो। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्लास लगा के लिखो बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर डैश, कलर का नाम बता सकते हो या सिर्फ बॉर्डर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद पैडिंग कितना होगा वो बताओ, py2 py1 px2। ठीक है, और कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, आईडी लगा के उसका नेम लिखना होगा, यानी जो 4 में नाम लिखे थे वो यहाँ लिखना पड़ेगा। एक और चीज़, वो जो PHP लोग, बहुत लोग यहाँ पे PHP पर क्या आए होंगे, उनको पता है कि यहाँ पे नेम लगाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे PHP जैसा ही स्ट्रक्चर काम करता है। Next.js में एक फीचर है जो अभी जस्ट 20-25 दिन या 1 महीना पहले ही स्टेबल हुआ है उस वर्जन में, उसका नाम है सर्वर एक्शन, जो PHP का पूरा कंसेप्ट उठाता है। तो PHP का कंसेप्ट में ये है कि इनपुट टाइप का नाम देना होगा। तो नाम क्या है, नाम है। इसी तरीके से क्या करना होगा,
एक और ब्लॉग बनाना पड़ेगा। किसके लिए? कॉन्टैक्ट के लिए। देखो ये पब्लिक को दिखाने के लिए, ये 4 में और ये जो आईडी देख रहा है ये वाला, दोनों का नाम सेम होना चाहिए, तो हम इसका भी नेम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। देखो कितनी जगह बदला हम, 4 में भी, आईडी में भी और नेम में भी, ये दोनों एक दोनों के साथ मैच होना चाहिए। ये आप कुछ और रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सेम ही रखा है। इसके बाद आपका सबमिट बटन, डिवीजन क्लास, मार्जिन बॉटम 3, और इसमें बटन टाइप सबमिट। ये बटन टैग है जिसमें आपको टाइप लगाना है सबमिट, और क्लास लगाकर आप इसमें बटन का डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे BG डैश रेड, मतलब लाल रंग का, टेक्स्ट वाइट, PX3 PY2 राउंडेड, ठीक है, W डैश फुल मतलब विथ 100%, ठीक है। इसमें होवर भी लगा सकते हैं, होवर BG डैश रेड डैश छूने पे वो 800 हो जाए, ठीक है। और इसमें लिखते हैं इंसर्ट V कार्ड, ऐसे पब्लिक बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो इतना देर ना करते हुए आपको आउटपुट दिखा देते हैं। देखिए क्या आ रहा है। देखिए ऐसा डिज़ाइन हुआ। अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि ये अच्छा से दिखने रहा है। कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्जिन बॉटम 3 के अलावा इसमें एक बातें और लिखनी है, फ्लिक्स डैश कॉल। तो इससे क्या होगा, लेबल और वो दोनों नीचे एक दूसरे के आ जाएगा। आ गया, तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब ये वाला जो भाग है, जो HTML फॉर्म का भाग है, इस पर क्लास लगा के BG डैश ग्रे डैश 200 और PX3 P3 खाली लिख देते हैं, तो चारों तरफ से हो जाएगा। और थोड़ा सा राउंडेड, तो एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, कार्ड जैसा बन जाएगा, ठीक है। और इसमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे दो, बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा बॉर्डर आ सकता है। और जो ये CSS किया रहता है ना ग्लोबल CSS में, इसको हटा दो, तो वो जो स्ट्रिप आ रहा है वो हट जाएगा। हट गया। अब थोड़ा सा मार्जिन की ज़रूरत है, दे डालो यहाँ पे मार्जिन टॉप, थोड़ा सा क्या दिल खोल के दो, देखो आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई टाइटल वाइटल डालना चाहते हो डाल सकते हो, यहाँ पे H1 डालो, H1 क्लास नेम, और लिख दो टेक्स्ट डैश 5XL फॉन्ट सेमी बोल्ड या बोल्ड, ठीक है। और इंसर्ट V कार्ड, कुछ भी लिख दो जो अच्छा लगे देखने में, तो लिख डालो। इसी में डाल दो मार्जिन बॉटम 5, थोड़ा सा गैप हो जाएगा दोनों में। तो ये बेसिकली एक फॉर्म बन गया जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट कराएंगे। और कॉल कहाँ करेंगे, तो ऑफकोर्स कॉलिंग यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे, ये वाला जो जगह एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्म बन गया, इस पूरे फॉर्म को हम लोग सबमिट करेंगे और हमारे उस डेटाबेस के मॉडल में जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग है ना इस वीडियो में थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इसको इंसर्ट करना है, ठीक है।